नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब में से कक्षा छठी पाठ संख्या 6 पार नज़रों के, जो कि जयंत विष्णु नार्लिकर ने लिखा है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है रेखा देशपांडे जी ने। पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। पाठ संख्या 6 पार नज़र के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कहानी से है। प्रश्न संख्या 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। तो ये जो पार नज़र की कहानी है, ये एक एलियन की है जिसका परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे रहता था और कुछ कारणों के कारण वहाँ पे जो जीवन था वो नष्ट हो गया था। वो आगे हम बताएंगे। तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न संख्या 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि जो सुरंग थी वहाँ पे कुछ ऐसे यंत्र थे, ऐसे तकनीकी यंत्र जिसके द्वारा वहाँ के जो पर्यावरण है या उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, ऐसे उपकरणों का वहाँ पे सुरंग में इस्तेमाल होता था और बहुत सारे बटन थे। तो जिसको छेड़ने से वहाँ पर जो वातावरण था उसमें परिवर्तन आ जाता। तो इसीलिए जो आम आदमी था वहाँ पे नहीं जा सकता था। वहाँ पे कुछ काम करने वाले लोग ही जा पाते थे और वो भी तब जा पाते थे अगर उनके पास सिक्योरिटी का एक पास हो। तो जो छोटू के पिताजी थे वो सिक्योरिटी के अधिकारी थे, उन्हीं में से एक थे, इसीलिए उनके पास सिक्योरिटी का पास था। तो सिर्फ वही जा पाते थे और आम आदमी कोई भी वहाँ पर सुरंग में नहीं जा सकता था। तो इसलिए छोटू एक आम आदमी होने के कारण उसे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न संख्या 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यहीं लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। तो जो छोटू था, जब उसके पिता उसे कंट्रोल रूम में लेकर गए तो वहाँ पे जो एक स्क्रीन थी टेलीविज़न के जैसे, तो स्क्रीन से बाहर जो दूसरे ग्रह से यांत्रिक यान आया था, जहाज़ आया था, रॉकेट, तो उसका दृश्य देख रहे थे स्क्रीन पर सभी। तो सभी का ध्यान उस स्क्रीन पर था और उस यांत्रिक में से, उस यान में से एक हाथ बाहर आया जो कि मशीनी हाथ ही था, जिसकी लंबाई भी बढ़ती जा रही थी और वो धरती के नीचे मंगल ग्रह की जो ज़मीन है उसकी मिट्टी खोद रहा था। तो सभी का ध्यान उसके हाथ पर था, उस यान पर था, लेकिन जो छोटू था उसका ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल पैनल एक कीबोर्ड होता है जिस पे सारे के सारे बटन होते हैं, जिसके वो कंप्यूटर जैसे मशीन है कोई, उसे चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। उस पर जो एक लाल रंग का बटन था, छोटू ने उसे दबा दिया
क्योंकि वो उनमें से किसी बटन को दबाना चाहता था, तो छोटू ने एक लाल बटन को दबा दिया, तो जिससे खतरे की घंटी बज गई और जो मशीन दिख रही थी स्क्रीन में, जो यान आया था, तो उस यान में जो हाथ निकला था वो बेकार हो गया, मतलब अपना काम करना रुक गया। तो इतने में जब घंटी बजी खतरे की, तो जो छोटू के पिताजी थे उन्होंने लाल बटन को फिर अपनी पहले वाली स्थिति पर कर दिया और छोटू को अपनी तरफ खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, झापड़ लगाया उसे। तो थप्पड़ मारा, तो इसके बाद उन्होंने अपने बटन जो थे उसे एक एक करके सही कर दिया। तो लेकिन उससे क्या हो गया, जो यांत्रिक यान आया था मंगल ग्रह की ज़मीन पर, वहाँ उस यंत्र में से जो निकला हाथ था वो बेकार हो चुका था। प्रश्न संख्या 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो उत्तर है, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी खास किस्म की पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पर भी जल जीवन था। वहाँ पे भी एक ऐसे जीव रहते थे जो उसकी धरती पर रहते थे, तो उससे उन्हें को ना कोई सूट ऐसा डालना पड़ता था और ना ही कोई किस्म के यंत्र, अर्थात कोई तकनीकी यंत्र, कोई मशीनों के ज़रिए वहाँ पे नहीं रहते थे जैसे हम धरती पर रहते हैं, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी स्पेशल सूट के। लेकिन अब क्या है, अगर अब हम स्पेस में जाएं तो हमें एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और गर्मी और सर्दी से बचाता है। तो वो विशेष प्रकार के जूते होते हैं। तो आपने टेलीविज़न में देखा ही होगा, स्पेस यांत्रिक जो होते हैं पुलाड़ यात्री, उन्होंने वो पहन के जाते हैं। तो ऐसे स्पेस सूट के बिना हम पुलाड़ में या वहाँ स्पेस में ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार मंगल ग्रह के लोग भी पहले बिना किसी स्पेस सूट के या बिना किसी और यंत्र मशीन के तो वो वहाँ पे रहते थे। लेकिन जब सूरज में परिवर्तन आया, सूरज की गर्मी एकाएक बढ़ गई या अपनी स्थिति से सूरज आगे बढ़ा होगा, तो मंगल ग्रह के पास आने लगा, तो वहाँ का जो वातावरण था, पर्यावरण था, वो ख़राब हो गया, मतलब वो रहने लायक नहीं बचा। जैसे हमें धरती पर रहते हुए ओजोन परत बचाती है सूरज की हानिकारक किरणों से, फिर हम यहाँ पे धरती पे सभी जनजीवन जिंदा है। तो इसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी कुछ तो ऐसा हुआ था। पर लेकिन जब सूरज में परिवर्तन आया तो वहाँ के जितने भी जीव जंतु थे वो एकाएक मरने लगे, तो एक के बाद एक मर रहे थे। तो इसके कारण वहाँ का जो जनजीवन था वो प्रभावित हुआ। लेकिन उनमें से कुछ जीव ऐसे थे जिन्होंने ज़मीन के नीचे, धरती के नीचे अपना निवास बनाया, जैसे कि छोटू के पिताजी और छोटू जैसे जो जीव थे, उन्होंने धरती के नीचे एक कॉलोनी बना ली जहाँ पे वो रहते थे। ऐसा कहानी के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे सूरज के परिवर्तन के कारण ही जो उनका प्राकृतिक संतुलन, कुदरती संतुलन था, वो बिगड़ा था। प्रश्न संख्या 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो उत्तर है, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा है, ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से ये पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। तो कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? तो अमेरिका की एक वैज्ञानिकों की जो संस्था है जिसे नासा बोलते हैं, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो संस्था है नासा, इसने एक यान भेजा था मंगल ग्रह पर जिसका नाम था वाइकिंग,
और इसका उद्देश्य क्या था भेजने का, तो वो चाहते थे कि ये जो मंगल ग्रह है उसकी मिट्टी का अध्ययन करें, मिट्टी को लेकर आए, नमूना जैसे कह सकते हैं, तो उससे हम ये पता लगाएं कि उस मिट्टी में उपजाऊ शक्ति है, पेड़ पौधे उग सकते हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त वो वहाँ के पानी की खोज करता है या और कोई, जैसे एक जीवन को जीने के लिए जो जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे पृथ्वी पर है ऑक्सीजन, पानी, ठीक है, तो ये चीज़ें मंगल ग्रह पर है या नहीं, ये पता लगाने के लिए वो यान मंगल ग्रह पर नासा द्वारा भेजा गया था। तो इसका उद्देश्य इतना ही था कि मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में पता करे कि वहाँ पे पहले जीवन था या नहीं था। तो इस उद्देश्य से वो यान भेजा गया था। प्रश्न संख्या 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर है, नंबर 1 का कहना था कि इस नबी यान में केवल यंत्र हैं, हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन यानों को बेकार ना करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वह भविष्य में इनसे भी बड़ी अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। तो जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 थे वो मंगल ग्रह के जो छोटू और उनके पापा थे उस जाति के वैज्ञानिक थे, जो मंगल ग्रह की सुरक्षा कर रहे थे और अपनी बस्ती की, अपनी कॉलोनी की भी वो निगरानी रखते थे और देखते थे कि मंगल ग्रह पर क्या क्या हो रहा है। वो सारी की सारी जानकारी रखने के लिए वो वैज्ञानिक थे। तो वो उनमें से जब उन्होंने ये अमेरिका द्वारा, नासा द्वारा भेजा गया एक यान देखा, तो उस यान को देखने के बाद उसे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय बताए थे उन्होंने, कौन कौन से तरीके सुझाए थे, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो नंबर 1 वैज्ञानिक था उसने कहा कि ये यान है, मतलब कि ये जो जहाज़ है इसमें सिर्फ मशीनें ही हैं, तो इसे हम क्यों ना उड़ते उड़ते को ही नष्ट कर दे। तो वहीं पे आप एक रॉकेट के द्वारा उसे वहाँ ही ब्लास्ट कर सकते हैं, तो उसे ऐसे कर सकते हैं, हम वहाँ पे नष्ट कर देते हैं। पर इससे क्या फ़ायदा, क्या होगा, इससे हमें उस यंत्र ने कहाँ से आया है, किसने भेजा है, इसका उद्देश्य यहाँ आने का क्या है, इसके लिए जो जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो वहीं का वहीं नष्ट हो जाएगा और उसमें जो भी जानकारी है वो भी साथ ही नष्ट हो जाएगी। तो दूसरे ने कहा कि यदि हम इसे ज़मीन पर उतारें तो ऐसे हमारे पास यंत्र नहीं है जिसके कारण हम इसे ज़मीन पर उतार के इससे जानकारी ले लें। पर वो क्या कहते हैं, यदि वो जो जहाज़ है वो अपने आप हमारी मंगल ग्रह की धरती पर उतर जाता है तो हम इसके जो हिस्से हैं, जो ये यान है, जो जहाज़ है, इसे बेकार कर सकते हैं, मतलब इसे काम नहीं करने दे सकते, ऐसी हमारे में क्षमता है। लेकिन उद्देश्य यही है कि ये अपने आप ज़मीन पर उतरे। और जो नंबर 2 था वो वैज्ञानिक था, तो उन्होंने उन यानों को बेकार ना करने का सुझाव दिया। तो वो बोल रहा है कि इस यानों को बेकार मत करो, क्योंकि अगर इसे बेकार कर दिया तो जिन्होंने ये भेजा है दूसरे ग्रह के लोगों के, तो वो जान जाएंगे कि इसे किसी ने नष्ट किया है, अर्थात वहाँ पे मंगल ग्रह पे जीवन है। तो इसीलिए इसे नष्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ तक जहाज़ भेजा है, ठीक है, यान भेजा है, अंतरिक्ष यान, तो वो अगली बार इससे भी ज़्यादा समक्ष, अर्थात इससे भी ज़्यादा ताकतवर यान यहाँ पे दोबारा भी भेज सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो अंतरिक्ष यान आया है इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बातें जो वैज्ञानिक थे वो अपने आपस में कर रहे थे। तो इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को ये लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी, जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वह कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वह लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तो जो नंबर 1 विज्ञानी था उसने नंबर 3 वाले विज्ञानी जो उसके अध्यक्ष थे अर्थात प्रधान थे, तो उनसे कहा कि हमें अपने मंगल ग्रह के पास ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, ऐसा प्रबंध कर देना चाहिए कि दूसरे ग्रह वालों से जिन्होंने ये यान भेजा है उन्हें ऐसा पता ही ना चले कि यहाँ पे भी जनजीवन है या यहाँ पे कोई रहता है। तो ऐसे उसने बात की। लेकिन जो तीसरा अध्यक्ष था तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि उस ग्रह वालों को ये पता चले कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे वो लाभ उठा सकते हैं। हमें अपना अस्तित्व छुपाए रखना है, इसलिए हम ज़मीन के ऊपर नहीं जा सकते, तो हमें यहीं पे रहना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो और सिर्फ इन पर निगरानी रखनी चाहिए कि यह क्या करने आया है यान। तो इतना ही है, तीनों जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसके आगे के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 2, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो, इस इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। या क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर कुछ लिखो। तो अजनबी होता है जिससे हमारी जान पहचान नहीं होती, जिसे हम नहीं जानते, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो उससे मुलाकात होना। ठीक है, तो वो ऐसी कोई मुलाकात अपनी बताइए कि जब आप किसी अजनबी से मिले और अजनबीपन दूर कैसे हुआ, उससे क्या किया आपने कि आपको वो अजनबी नहीं लगने लगा, अपना सा लगने लग गया। तो जैसे आप पहले दिन स्कूल में आए थे, तो वो स्कूल का जो पहला दिन था वहाँ आपने कई अजनबियों को देखा या नहीं, मिले या नहीं? तो अगर हाँ है तो अजनबीपन दूर कैसे हो गया, इसके बारे में आपने लिखना है। तो देखिए उत्तर, हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से हुई है जिससे मैं नहीं जानता। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना, समझा और हमारा अजनबीपन ख़त्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी कक्षा का छात्र था। तब हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज़ उनसे मिलने लगते हैं, उनके करीब जाते हैं, तो उनसे हमारी पहचान होने लगती है, हमारा परिचय बढ़ता है और फिर कुछ अनजान नहीं लगता है। तो जैसे हम पहले दिन अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ के सभी जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं और जो भी अध्यापक होते हैं, सभी हमारे लिए अजनबी होते हैं, क्योंकि पहला दिन है, हम किसी को नहीं जानते। उसके बाद में हम किसी अपने से एक ना एक छात्र से बात करते हैं, बात करते करते उससे दोस्ती हो जाती है। फिर वो सारी कक्षा में छात्रों से हमें मिलवा देता है और अध्यापक भी हमें जानने लग जाते हैं। तो ऐसे हमारा जो अजनबीपन है वो दूर हो जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो अनुमान और कल्पना। प्रश्न संख्या 1, ये कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। तो उत्तर है, ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा, ना तो पेड़ पौधा होगा, ना कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखो उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने
की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जीना संभव हो पाता होगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की जो ऊर्जा शक्ति है ना होने के कारण प्रकृति संतुलन नहीं होगा, वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पर ना कोई पेड़ पौधा है, ना ही कोई और मकान, ना ही कोई नाले नालियाँ होंगे, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो बहुत ठंडी होगी, क्योंकि वहाँ पे सूरज की जो रोशनी है, सूरज की ऊर्जा शक्ति है वो नहीं पहुँचती। तो और दूसरी बात ये है कि जो उसकी भूमि है वहाँ पर सभी के सभी पठार भूमि है, अर्थात कभी कभी पहाड़ हैं, कोई डूंगा है, रेगिस्तान जैसा है, तो वहाँ पे जनजीवन होना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्राण वायु ऑक्सीजन नहीं होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, तो यहाँ पे पानी भी किल्लत होगी, अर्थात पानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर है तो थोड़ी मात्रा में ही होगा, जो सभी के पीने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर जीवन असंभव ही है। तो मनुष्य वहाँ पे सीधे नहीं रह सकते, उन्हें रहने के लिए स्पेस सूट, जो विभिन्न यांत्रिक पोशाक है, सूट है, वो पहनना पड़ेगा, जिसके कारण अगर वहाँ पे रहना है तो उन्हें स्पेस सूट पहने के साथ ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पे सामान्य जनजीवन जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं वैसे मंगल ग्रह पर रहना नामुमकिन के समान ही है। प्रश्न संख्या 2, मान लो कि तुम छोटू हो और ये कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं कहानी सुनाओ। तो उत्तर है, अब आप छोटू हो, छोटू बनकर आपने ये कहानी दूसरों को बतानी है। जैसे, मेरा घर ज़मीन के नीचे बनी कॉलोनी में है, मैं ज़मीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके रास्ते से जाना चाहता था। पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। सुरंग से बने खांचे में मैंने कार्ड डाला और दरवाज़ा बंद हो गया। यंत्र के कुछ संदेश पद हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कभी ज़मीन जैसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो ऐसे आप छोटू बनकर अपने जो ये कहानी पढ़ी है उसको आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे मेरा नाम छोटू है, मेरा घर ज़मीन के नीचे है, मैं सुरंग में से जाना चाहता था, पापा का सिक्योरिटी गार्ड चोरी किया, बाद में आप जब कंट्रोल रूम में जाओगे तो थप्पड़ लगा। तो ऐसे आप वो सारे का सारा जो वृत्तांत है वो बता सकते हो। इसके आगे देखिए, जीवन मरने लगे तो ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से ज़मीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और ख़ास किस्म के जूते पहनकर धरती पर रहा जा सकता है। अब वहाँ का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए हैं। अपनी तकनीक से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा जो कि एक यान था। कुछ समय बाद यान ज़मीन पर उतरा और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। ये मेरे लिए ख़ास था। मैं पापा के साथ था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोल पर लगे बटन पर था। मैंने एक बटन दबा दिया। अचानक यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उस बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब वह ज़मीन की मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके ये जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं है। तो जितना छोटू के तरफ से ये पाठ में आया है तो वो सब का सब आप इस प्रकार लिख सकते हैं और आप छोटू बनकर ये सब बता सकते हैं। जो शैली है वो मैं है,
मैं का मतलब अपनी तरफ से बताना है कि मैंने ये क्या क्या किया। तो इस प्रकार आप ये सारे का सारा लिख सकते हैं। भाषा की बात करें, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस अलाप के योग्य से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और अलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी आपने संधि करनी है। तो मैं बता दूं, दो शब्द के मेल से जो शब्द बनता है नया शब्द, और जो परिवर्तन होता है अर्थ में, तो वो संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के जब मेल होता है, तो जब मेल होने पर जो नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहा जाता है। मेल होना, इसे माना जाता है कि संधि का अर्थ है मेल होना, तो जुड़ जाना। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जैसे शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। तो ये जो शब्द है किन दो शब्दों के मेल से बना है हमने ये बताना है, अर्थात किन दो शब्दों की संधि हुई जिसके कारण ये शब्द का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं। शिष्टाचार जो शब्द है वो शिष्ट प्लस आचार शब्द से बना है, जो कि अच्छे गुण कहते हैं। और श्रद्धांजलि बना है श्रद्धा प्लस अंजलि, तो श्रद्धांजलि दो शब्दों के मेल से बना है। दिनांक, दिन और अंक के जब शब्द मिल जाते हैं तो शब्द बनता है दिनांक। उत्तर और आंचल जब शब्द दोनों मिलते हैं तो बनता है उत्तरांचल। सूर्य अस्त जब मिल जाते हैं दोनों शब्द तो बनता है सूर्यास्त। अल्प आहार दोनों शब्द जब मिलते हैं तो बनता है अल्प आहार। तो इस प्रकार दो शब्दों की जब संधि होती है तो उससे जो नया शब्द बनता है, जो परिवर्तन आता है, तो उसे संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार ये जो शिष्ट, आचार, श्रद्धा, अंजलि, दिन, अंक, उत्तर, अंचल, सूर्य, अस्त, अल्प आहार, इनको जब मिला देते हैं तो नए शब्द बनते हैं। तो यही बताया गया है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों जो हैं वो किन दो शब्दों के मेल से बने हैं। तो आप बता सकते हैं इन दो शब्दों के मेल से बने हैं। प्रश्न संख्या 2, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। ये बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो। तो हमने पिछली कक्षा में भी सीखा है कि किस प्रकार हम एक बात को घुमाकर भी कह सकते हैं। तो देखिए, और 3 जो वाक्य हैं वो कैसे कह सकते हैं हम। तो पहला है, शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया। अर्थात अध्यापक जब क्लासरूम में आया तो जो शोर कर रहे थे बच्चे वो बंद हो गया। तो शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया, इससे दूसरी तरह कैसे कहेंगे, जैसे ही शिक्षक आए शोर बंद हो गया। तो इसी प्रकार दूसरा देखिए, चोर के जाते ही पुलिस आई। चोर के जाते ही पुलिस आई, तो इसे अब हम दूसरी प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। तो इस प्रकार भी बोला जा सकता है। घर पहुंचते ही बिजली चली गई, इसको दूसरे प्रकार से कैसे कहेंगे, जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। तो इस प्रकार आप एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपरोक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे आपने देखा कि छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। बात एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग ढंग से कहा गया है, तो इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। तो अब कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, इनके मुहावरे बनाकर देखना। तो क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे एक जैसे ही हैं। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़र नीची होना। देखने में भी और बोलने में भी ऐसा लगता है जैसे इनका अर्थ एक ही होगा, लेकिन ये भिन्न भिन्न अर्थ के हैं। तो अब हमने इनके मुहावरे बनाने हैं और समझाना है कि इनका अर्थ क्या है। तो देखिए, उत्तर है नज़र पड़ना। नज़र पड़ना, मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी। तो यहाँ पे नज़र
पढ़ना है। नज़र आना, मेरी आँखों से आजकल कम नज़र आता है। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। नज़रें नीची होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गई। तो इस प्रकार आप देखोगे कि हर एक शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे देखने के लिए एक समान ही होते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो सकता है। प्रश्न संख्या 4, नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझाओ और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण है। अब यहाँ पे एक जैसे दो शब्द दिए गए हैं, ठीक है। आकर्षक, आकर्षण, प्रेरणा, प्रेरक, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, प्रतिभा। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनमें से एक तो विशेषण है और एक संज्ञा है। संज्ञा और विशेषण क्या है, अगर आप नहीं जानते तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, भेदों सहित वर्णन, और विशेषण किसे कहते हैं, भेदों सहित वर्णन। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण भाग में से ये देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है व्याकरण की, वहाँ से आप संज्ञा और विशेषण की जो वीडियो बनाई है उसे देख सकते हैं। तो इनमें से एक विशेषण है, एक संज्ञा है। तो संज्ञा जैसे नाउन, प्रनाउन, विशेषण, क्रिया, तो संज्ञा नाउन को बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। तो वो वाला शब्दों इनमें से कौन कौन सा है वो बताना है। तो आइए देखते हैं। उत्तर है आकर्षक। आकर्षक विशेषण है। ये तस्वीर बहुत आकर्षक है। आकर्षण संज्ञा है। इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। तो इसी प्रकार प्रभाव, जो प्रभाव शब्द है वो संज्ञा है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली विशेषण है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो इसी प्रकार प्रेरणा, प्रेरणा संज्ञा शब्द है। महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक, प्रेरक विशेषण है। महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। तो इसी प्रकार प्रतिभाशाली विशेषण शब्द है। नेहा प्रतिभाशाली है और प्रतिभा संज्ञा है, नेहा में प्रतिभा है। तो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण की सभी वीडियो हमने बना रखी हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद राधेश्याम पर आप विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण की नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। और अपनी क्लास की वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में ही। 6ठी कक्षा की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपकी जो कक्षा है उसमें से आप सभी वीडियो आपके कक्षा की ही हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर।